Hai Semara,
Hello everyone, good evening. Good evening all my dear. कैसे हो? मेरी आवाज आ रही है क्या? गुड इवनिंग सुजाल. ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? गुड इवनिंग आदित्य. ओके. भूमि. ओके. चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था ना अल्केन का. ओके. और अल्केन का प्रिपरेशन अल्किन और अल्काइन से कैसे करते हैं वो हमने बताया था आपको. ठीक है. कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट. और मेटल कैटलिस्ट में हम लोग कौन सा मेटल का यूज करते हैं? या तो निकेल करते हैं, या तो प्लेटिनम करते हैं, तो प्लेडियम करते हैं, है ना. इस तीनों में से कोई एक मेटल का आप यूज कर सकते हो. तीनों एक ही ग्रुप का एलिमेंट है ना. तो उसके बाद हमने आपको बताया था कि वहां जो एडिशन होता है वो सिन एडिशन होता है. एंटी एडिशन नहीं हो सकता है. सिन एडिशन क्या होता है ये भी मैंने बताया था. दूसरी बात मैंने कहा था कि एडजॉर्प्शन होता है. मेटल के सरफेस पर हाइड्रोजन का एडजॉर्प्शन होता है, नॉट एब्जॉर्प्शन. एडजॉर्प्शन इज ए सरफेस फिनोमेना, है ना. तो वो सारी बातें जो हमने आपको बताया था उसको याद रखना. ठीक है. ओके. तो आज हम लोग देखते हैं नेक्स्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन. तो हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्केन पढ़ रहे हैं ना. प्रिपरेशन ऑफ अल्केन. ठीक है. प्रिपरेशन ऑफ अल्केन. और सेकेंड मेथड वी आर गोइंग टू स्टार्ट बाय decarboxylation. decarboxylation of carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड. एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड के डिकार्बोक्सिलेशन से. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन. ठीक है. कोई मुझे बता सकते हो? एनीबॉडी कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन? डिकार्बोक्सिलेशन का मीनिंग क्या होता है? कोई बता सकते हो? हाँ भाई मेरे प्यारे बच्चों कोई तो बता. रिमूव्स कार्बोक्सी ग्रुप, नॉट कार्बोक्सी ग्रुप, कार्बन डाइऑक्साइड. ओके. कार्बन डाइऑक्साइड. रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज डिकार्बोक्सिलेशन. ओके. देखो removal of carbon dioxide is known as decarboxylation. ओके. डिहाइड्रेशन मीन्स डी जिसमें भी लगा हुआ है. डी मीन्स होता है रिमूवल. जैसे डिहाइड्रेशन. हाइड्रेशन मीन्स वाटर. तो डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर. एमिनेशन मीन्स अमोनिया. डी मीन्स रिमूवल ऑफ अमोनिया इज नॉन एज डीएमिनेशन. उसी तरह से कार्बोक्सिलेशन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड. और डी मीन्स रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन एज डिकार्बोक्सिलेशन. ओके. चलो अब इसमें हमें तीन मेथड देखना है. डिकार्बोक्सिलेशन में हमें तीन मेथड देखना है. डिकार्बोक्सिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है. देश का कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा हो डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से, है ना. और जेईई मेंस एडवांस में तो जो है हर साल जो है एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा डिकार्बोक्सिलेशन पर. ठीक है. तो अब ये डिकार्बोक्सिलेशन हम लोग इसका तीन मेथड पढ़ेंगे. एक तो हम लोग पढ़ेंगे सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन. सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन. सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस. इसमें भी हम लोग डिकार्बोक्सिलेशन ही करते हैं. इलेक्ट्रोलाइसिस.
और थर्ड हम लोग देखेंगे सिंपल डीकार्बोक्सिलेशन ऑन सिंपल हीटिंग। डीकार्बोक्सिलेशन ऑन डीकार्बोक्सिलेशन ऑन सिंपल हीटिंग। सिंपल हीटिंग पर डीकार्बोक्सिलेशन मीन सिर्फ हम लोग गर्म करेंगे थोड़ा सा और वहां कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि सारे के सारे मोलिकुल्स से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिमूव हो जाएगा और सारे के सारे मोलिकुल्स में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो किन मोलिकुल्स में सिंपल हीटिंग से डीकार्बोक्सिलेशन होगा ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसको नोट करो। दिख रहा है ना भाई पूरा? एक मिनट। कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन पढ़ लिए क्या? थोड़ा सा मुझे बताना। कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन फ्री रेडिकल वगैरह का क्लास हो चुका है? अदिति हो गया है? ओके, चलो फिर दिक्कत नहीं होगी, है ना? तो क्योंकि अगर कार्बेनाइन फ्री रेडिकल वगैरह नहीं पढ़े होते तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता था। कार्बेनाइन, यहाँ स्पेशली कार्बेनाइन का कॉन्सेप्ट आएगा। हो गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं, मीन्स पढ़ने जा रहे हैं सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। तो सबसे पहले आप हेडिंग देना सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो डिकार्बोक्सिलेशन का मीनिंग तो समझ लिया। अब सोडा लाइम क्या होता है भाई? तो सोडा लाइम जो है ये कंपाउंड होता है, यानी दो कंपाउंड का मिक्सचर होता है। दिस इज द सोडा लाइम इज द मिक्सचर ऑफ इट इज द मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इस दोनों का मिक्सचर होता है। अब क्यों हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं और क्यों हम लोग जो है कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करते हैं, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब ये सोडा लाइम टर्म कहां से आया भाई, ये भी थोड़ा सा देख ले में, है ना? सोडा लाइम देखो बच्चे लोग, आपको ये पता होगा कि इसको हम लोग कास्टिक सोडा कहते हैं। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। ठीक है, और इसके बारे में भी पता होगा, दिस इज नॉन एज क्विक लाइम, है ना? इसको हम लोग कहते हैं क्विक लाइम। ठीक है, अब इधर से क्या करो, सोडा को उठा लो, इधर से लाइम को उठा लो, दोनों को ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा भाई? सोडा लाइम, है ना? सोडा लाइम। बात समझ में आ रही है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम और कास्टिक सोडा, इस दोनों के मिक्सचर को हम लोग कहते हैं सोडा लाइम। याद रखना। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज है यहाँ भाई? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एक बेस होता है, आप जानते हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, है ना? है ना? इतना तो पता होगा ही, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और स्ट्रॉन्ग बेस का काम होता है भाई, तो ये H प्लस को एक्सट्रैक्ट करता है ना? इट एक्सट्रैक्ट्स एब्स्ट्रैक्ट्स H प्लस आयन फ्रॉम एसिड, ये एसिड से H प्लस आयन को निकालता है, यानी एसिड से क्या करता है? H प्लस आयन को अपने ओर खींच लेता है। ठीक है,
हो गया? हो जाए तो बोलना भाई, तुम लोग इतना शांत क्यों रहते हो ही? मुझे तो पता ही नहीं चल पता हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो मुझे बता देना, नहीं तो फिर मैं मिटा दूंगा, तो फिर आप नहीं लिख पाओगे और मैं मिटा दूंगा तो फिर तो है ना प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए आप बताते जाना मुझे। तो सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन में, सोडा लाइम का मीनिंग समझ में आ गई आपको? सोडा लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, और सोडा लाइम में कास्टिक सोडा का क्या वर्क है ये बता दो। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड ये क्यों यूज करते हैं भाई, तो इस रिएक्शन में जो है कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग रिमूवल करते हैं। ये कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। अच्छा, क्यों रिएक्ट करता है, इसका क्या मीनिंग है ना, रिएक्ट करने का यहाँ क्या मीनिंग होता है भाई, तो इसलिए कि अगर ये रिएक्ट नहीं करेगा तो फर्दर रिएक्शन क्या होता है, बैक चला जाता है। अभी हम लोग देख लेंगे मैकेनिज्म में, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको नोट करो। ठीक है, हो गया। चलो अब हम लोग लेते हैं एक एग्जाम्पल, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ठीक है, इसका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, और थोड़ा सा हमें हीट भी देना होता है, बहुत ज्यादा हीट नहीं देना होता है, थोड़ा सा हमें हीट देना होता है। ठीक है, आप हीट का साइन दे दो, कितना देना है इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बट आप हीट का साइन दे दो काफी। यहाँ क्या होता है भाई, कैसे रिएक्शन होता है मैं पहले आपको बता दूं शॉर्ट में, क्योंकि मैकेनिज्म की जरूरत तो आपको हमेशा नहीं पड़ेगी, आपको प्रोडक्ट लिखने आना चाहिए। ये ऑक्सीजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला पता होगा, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, यानी सी सी ओ एच जो है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये जो होता है एसिड का जो है, एसिड का यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। और हमने आईयूपैक नेम भी बताया था आपको, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, इसको हम लोग, इसका आईयूपैक नेम क्या हम लोग लिखते हैं, ओइक एसिड, है ना, याद है कि नहीं, भूल गए, ओइक एसिड, हम लोग अगस्त सितंबर में ही शायद आईयूपैक नेम पढ़े थे इसका। ठीक है, चलो अब क्या होता है, यहाँ हमें क्या हटाना है भाई, तो हमें हटाना है कार्बन डाइऑक्साइड, देखो हमें इसको हटाना है। एक, जब हम लोग CO2 को हटा देंगे, देखो CO2 को हटा देंगे तो क्या बचेगा, इधर R और इधर H, जब ये R और H को आपस में जोड़ दोगे तो ये क्या बन जाएगा, अल्केन। अब कहोगे ये कैसे हो गया सर, तो आप जानते हो कि अल्काइल R ग्रुप क्या है भाई, R आप मिथाइल लिख सकते हो, R आप C2H5 इथाइल लिख सकते हो, R आप C3H7 प्रोपाइल लिख सकते हो, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। अच्छा, अब मिथाइल में आप बताओ कि मिथाइल में एक हाइड्रोजन को ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, मेथेन बन जाएगा, यानी CH4 यानी अल्केन बन गया ना। आप C2H5 में, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है, उसी तरह से यहां मैं लिखता हूं। ठीक है, आप C2H5 में एक हाइड्रोजन को ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा। ये C2H6 किसका फॉर्मूला हो गया, इथेन का हो गया ना भाई, यानी दिस इज द सेकंड मेंबर ऑफ अल्केन और दिस इज द मेथेन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ, है ना, अल्केन। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस तरह से मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जो भी चाहिए वो आपको मिल जाएगा। चलो अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं हम, कैसे होता है ये रिएक्शन। हो गया, चलो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। चलो
अब हम लोग आते हैं इसके मैकेनिज्म पर, कैसे ये काम करता है। तो हेडिंग देना मैकेनिज्म, ठीक है। तो मैकेनिज्म में भाई हमारे पास क्या है, बेस है NaOH। NaOH ब्रेक करेंगे, क्या देगा, Na+OH- देगा, ये आपको पता है ना। ये OH- आयन क्या हो गया भाई, तो एक बेस हो गया, ठीक। अब हम लोग लाते हैं एसिड को, कार्बोक्सिलिक एसिड को। ये हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया। एसिड क्यों हम लोग इसको कहते हैं, क्योंकि ये H+ लूजर होता है ना, या डोनर कर सकते हो आप, ये H+ डोनर होता है ना। ये एसिड है, ये H+ को, है ना, H+ को क्या करेगा, डोनेट करेगा। किसको करेगा भाई, तो बेस को करेगा, क्योंकि ये एसिड है तो एसिड और बेस रिएक्शन होगा, यहाँ OH-, ठीक है। ये क्या करेगा अपना H+, यानी कि ये आप कहो तो ये जो है, ये OH ग्रुप क्या करेगा भाई, तो OH ग्रुप जो है, ये OH ग्रुप यहां से H+ को निकाल के ले जाएगा, ठीक है। जब H+ को निकाल के ले जाएगा तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा RC डबल बॉन्ड O, ये बचेगा, देखो। और इधर OH और ये हाइड्रोजन दोनों मिलकर क्या बना लेगा, ये वाटर बना लेगा, ठीक है। फिर ये वाटर से फिर H+ को फिर ले लेगा वापस, लेकिन देखो आगे क्या होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। दिस इज द कार्बोक्सिलेट आयन, है ना। और ये कार्बोक्सिलेट आयन जो है दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में होता है, मींस इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है आपने रेजोनेंस पढ़ा ही होगा, ठीक है। ये O-, ये दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में होता है। कैसे होता है भाई, तो देखो ये वाला बॉन्ड, ये जो है ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन पे इधर शिफ्ट करता है, ये RCO-, जो नेगेटिव चार्ज इधर है वो नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, इधर डबल बॉन्ड हो जाएगा, है ना। तो दिस इज द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, है ना। हो गया, चलो। अब यहाँ जो है आप देखो, ये कार्बोक्सिलेट आयन दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो बना रहा है, लेकिन हमें कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है फाइनल, है ना। क्योंकि एनायनिक फॉर्म में तो रहेगा नहीं, क्योंकि आप जानते हो कोई भी जो है स्पेसिस जो है चार्ज्ड फॉर्म में यानी आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये आयनिक फॉर्म में रहेगा नहीं। तो क्या करेगा भाई, हम लोग यहाँ हीट दिए हैं, है ना। हीट क्या करेगा, तो चलो इसको मैं स्टेप फर्स्ट कर देता हूँ, आप फर्स्ट कर देना स्टेप। अब हम लोग स्टेप सेकंड देखते हैं। स्टेप सेकंड में क्या होता है भाई, तो ये आर सी डबल बॉन्ड O-, ये, और यहाँ हम लोग हिट देते हैं। क्या होता है ना, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। क्यों बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये वाला इधर शिफ्ट करता है और ये वाला बॉन्ड इधर आ जाता है ना। ये बॉन्ड इधर, ये जब इधर शिफ्ट करेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा ना, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो 1 2 3 4 कार्बन और ये 5, देखना, है ना। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर अगर इधर आ जाएगा भाई, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा ना, 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो जाएगा, है ना। और कार्बन जो है कभी भी पेंटावेलेंट नहीं हो सकता है, 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है। क्या होगा, ये बॉन्ड इधर से ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि यहाँ हीट दे रहे हैं वो सपोर्ट करेगा। और ये क्या बन जाएगा, तो R- बन जाएगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, क्योंकि आपने अभी रिएक्शन बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको बता दूं, किसी रिएक्शन में अगर प्रोडक्ट एक गैस निकलता है तो इंट्रोपी जो है रिएक्शन का बढ़ जाता है। इंट्रोपी मैंने बताया था ना, याद है ना, है ना। तो जब किसी, है ना,
यहाँ जो है कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस के फॉर्म में निकल रहा है, और गैस फॉर्म में निकलने का कारण क्या है, तो इंट्रोपी बढ़ जाता है। जब किसी भी रिएक्शन में इंट्रोपी जब बढ़ता है ना, तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, यानी कि रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का जो है प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा जब कोई गैस है ना निकलता है एज ए बाय प्रोडक्ट। बात समझ में आई? ठीक है, किसी भी रिएक्शन में अगर गैस एज ए बाय प्रोडक्ट निकलता है तो वहां उसकी इंट्रोपी बढ़ जाती है। ठीक है, इंट्रोपी बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। मींस इंट्रोपी क्या करता है, तो रिएक्शन को सपोर्ट करता है, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकल जाएगा और यहां आपको क्या मिलेगा, तो आर माइनस मिलेगा। आर माइनस मींस क्या, कार्बेनाइन, ये कार्ब एनाइन। ठीक है, तो कार्बोनाइन मिलेगा सेकेंड स्टेप में। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड, अब क्या होगा भाई, ये आर माइनस इस फॉर्म में तो रहेगा नहीं, ये क्या करेगा, कुछ देर पहले यानी स्टेप फर्स्ट में आपने क्या देखा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड ने एक हाइड्रोजन को लॉस किया था, वो हाइड्रोजन किसके पास गया है, तो OH के पास, यानी कि वाटर बन के निकला है। तो ये अब क्या करेगा, अब ये क्या करेगा भाई, ये कार्बेनाइन, अब ये कार्बेनाइन जो है एक बेस की तरह बिहेव करना शुरू करेगा, और वाटर से जो है, वाटर के पास यानी OH को जो H+ को दिया था, वो H+ क्या करेगा, ये है ना वापस ले लेगा भाई, है ना, और वापस लेने के बाद ये क्या बना देगा, ये आर और H यानी कि अल्केन बना देगा। और ये जो OH- निकला, आप कहोगे सर ये OH- भी तो एनाइन के फॉर्म में निकल रहा है, क्या इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। ये OH कहां से हमें आया था, याद है ना, सोडियम प्लस से आया था ना, ये सोडियम प्लस और OH- फिर क्या बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी एक कैटलिस्ट है ये, है ना। और कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन नहीं देता है, सिर्फ इन्वॉल्व होता है, आप जानते हो, है ना, वो कभी भी बॉन्डिंग नहीं करेगा किसी के साथ, है ना, तो सिर्फ वो रिएक्शन कराता है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड निकल गया। चलो अब हम लोग आते हैं कैल्शियम ऑक्साइड पर, है ना, कि कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट क्यों करता है, क्यों एब्जॉर्ब करता है, क्या कारण है। हो गया, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट कर लेता है, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, ये एक सॉलिड फॉर्म में चला जाता है ना। और ये फिर कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट नहीं कर सकता है, इसका जो है वहां प्रेसिपिटेशन हो जाता है एक तरह से। देखो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्यों नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए नहीं छोड़ सकते हैं कि अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं, अगर इसको हम लोग यहाँ से नहीं हटाते हैं, तो ये R- जो है भाई, ये कार्बन डाइऑक्साइड पर अटैक कर देगा फिर से। कैसे अटैक कर देगा, देखो इधर ऑक्सीजन है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना, क्योंकि कार्बन जो है टू जो है टू ऑक्सीजन से अटैच्ड है ना, और ऑक्सीजन जानते हैं सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और कार्बन से तो ज्यादा होता है। तो यहाँ क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, इसका अट्रैक्शन होगा, ये यहाँ अटैक कर देगा, है ना, और अटैक कर देगा, फिर क्या बना देगा, R- बना देगा, तो रिएक्शन तो रिवर्स हो जाएगा ना, क्या होगा, रिएक्शन रिवर्स होगा ना, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा तो हमें तो प्रोडक्ट मिल नहीं पाएगा अल्केन, इसीलिए रिएक्शन रिवर्स नहीं हो तो हम लोग को क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से हटा देना है। तो कैसे हटाएंगे भाई, तो हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को डाल देंगे, कैल्शियम ऑक्साइड का काम है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके साथ रिएक्ट कर लेगा, ठीक है, और हमें रिएक्शन को रिवर्स नहीं होने देगा। तो रिएक्शन को रिवर्स होने से हमें जो है ये बचाता है, ठीक है, कौन, तो कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, बात क्लियर हुई, किसी को कोई डाउट है तो बोलना। हो गया, चलो ठीक है, तो ये तो हो गया मैकेनिज्म। चलो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं,
क्वेश्चन है सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच फर्स्ट, सेकेंड है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, और थर्ड है सी एच थ्री सी एच टू और सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ठीक है, ये अब बताना है भाई कि इस तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्ट जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, इस तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, 1 2 3 में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा। एनीबॉडी, कोई बता सकता है इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा। देखो भाई, मैं एक चीज आपको बता दूं कि यहां जो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होता है, रिएक्टिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कार्बोनाइन का, कार्बोनाइन का। इसलिए मैंने पूछा कि कार्बोनाइन आपने पढ़ा कि नहीं। और कार्बोनाइन क्या मिला था आपको याद है ना, आर माइनस, है ना, ये है आपका कार्बोनाइन, है ना, आर माइनस, ये कार्बोनाइन, ये कार्बोनाइन यानी आर माइनस जितना ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्टिविटी उतना ही ज्यादा होगा, है ना, यानी रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, इस चीज को लिख लो। और हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। देखो भाई, अब आप कैसे करोगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, कार्बोनाइन बनाना है। ठीक है, आपने क्या देखा, हमने तीन स्टेप में रिएक्शन कराया। ठीक है, और इसमें क्या देखा, तो सबसे पहले आपने क्या देखा, H प्लस यहां से निकला, क्या बना, CH3 सॉरी CH ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ 4 बॉन्ड हो जाएगा ना भाई, ये हाइड्रोजन नहीं होगा, इसको हटा देना। ठीक है, ये तो 5 बॉन्ड्स हो जाएगा ये। ठीक है, C डबल बॉन्ड O O माइनस, ये मिला आपको इसमें। उसके बाद इसमें H प्लस को निकालोगे तो क्या मिलेगा भाई, CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O O माइनस, ये मिलेगा आपको। इसमें आपको क्या मिलेगा, तो यहां से आप जब H प्लस को हटाओगे यानी माइनस H प्लस, यहां से जब हटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, तो CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O O माइनस, ये मिलेगा। ये फर्स्ट स्टेप में हुआ था। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, सेकेंड स्टेप में फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकला CO2, क्या मिला, CH ट्रिपल बॉन्ड C, कार्बोनाइन मिला। इसमें कौन सा कार्बोनाइन मिलेगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करने के बाद CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, ये मिलेगा। और इसमें जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करोगे तो क्या मिलेगा, CH3 CH2 माइनस। देख लो ये। ठीक है, आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट यहां से इसमें भी आ सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपको सॉल्व करना है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आपको सॉल्व करना है तो आप डायरेक्ट यहां से कार्बोक्सिलिक एसिड से आप कार्बोनाइन स्टेप में आ सकते हो, क्योंकि कार्बोनाइन का ही तो देखना है आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर, है ना। यहाँ ऐसे डायरेक्ट भी आ सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो फिर नो प्रॉब्लम, है ना, प्रैक्टिस करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, आप कर पाओगे ऐसा। अब आप बताना, ये फर्स्ट का यानी फर्स्ट का मिला कार्बोनाइन, ये सेकंड वाले का कार्बोनाइन मिला, और ये थर्ड वाले का कार्बोनाइन। अब बताओ कि सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोनाइन कौन सा है, विच ऑफ देम इज मोस्ट स्टेबल कार्बोनाइन, बच्चे लोग, क्योंकि आपने कार्बोनाइन को पढ़ा है और ये कार्बोनाइन का सबसे सिंपल क्वेश्चन में से एक है ना। हम लोग जब कार्बोनाइन स्टार्ट करते हैं, है ना, मींस जब स्टेबिलिटी का ऑर्डर जब ये करते हैं तो, है ना, स्टार्टिंग में ही ये सब क्वेश्चन रखते हैं। तो आपको बताना है कि भाई इसमें से कौन सा कार्बोनाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, विच ऑफ देम इज मोस्ट स्टेबल कार्बोनाइन। चलो महवेश का आ गया आंसर, वेरी गुड। और कोई,
चलो, और किसी को पता नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। देखो भाई, यहाँ सब पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन सब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है। यहाँ sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और इधर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और इधर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। अब बताओ कि कौन सा हाइब्रिडाइज्ड कार्बन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? इसमें से ये वाला कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड हो गया, ये sp2 हो गया और ये sp3। अब बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा कार्बन होगा? ये वाला sp वाला होगा या sp2 वाला होगा या sp3 वाला? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? ये तो बताओ। ये तो मैंने भी बताया था भाई, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? Nobody knows which of them is most stable। नहीं पीयूष, नहीं। देखो भाई, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगा sp वाले का। मैंने आपको बताया भी था एक बार कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर का। परसेंटेज एस कैरेक्टर का याद करो। परसेंटेज एस कैरेक्टर जिसका ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे ज्यादा होगा। अगर आपने नहीं लिखा है या नहीं पढ़ा है तो इसको फिर से नोट कर लो। परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें होगा? इसमें भाई, इसमें 50% होगा, 1s 1p है। इसमें 1s 2p है तो कितना हो जाएगा एस कैरेक्टर? 33.33% हो जाएगा। इसमें 1s और 3p है तो p तो 75% हो जाएगा और s कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। देखो आप, होगा कि नहीं? तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है और आप जानते हो कि नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने का सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसका होता है? वो होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का। जो एलिमेंट सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको नेगेटिव चार्ज होल्ड करने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगा। उसको मींस उसको रख सकता है भाई, है ना? अच्छा, कोई भिखारी को आप दे दो 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए दे दो, वो रख पाएगा? नहीं रख पाएगा, है ना? कहां रखेगा भाई? उसका तो छीन लेगा, है ना? तो उसी तरह से, लेकिन किसी अमीर आदमी को दे दो आप, वो रखेगा? उसके पास है रखने का, ये है ना, बैंक है, लॉकर है ना, और तो वो रख सकता है। उसी तरह से ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो उसको नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने का सबसे ज्यादा टेंडेंसी होता है। ठीक है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा भाई, यानी कि ये वाला जो स्पेसिस है सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, है ना? इस तीनों में मोस्ट स्टेबल स्पेसिस हो जाएगा ये, और ये सबसे कम स्टेबल होगा इस तीनों में, है ना? दिस इज द लिस्ट स्टेबल। बात समझ में आ रही है ना? और मैंने क्या कहा कि स्टेबिलिटी जितना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा रिएक्टिविटी उतना ही ज्यादा हो जाएगा। इसका मीनिंग है कि वन जो है, वन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, देन 2 एंड देन 3। दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर। क्लियर हुई बात? हाँ भाई, समझ में आ रही है कि नहीं? अदिति, समझ में आ रही है? ओके, क्योंकि जिसने लेट से क्लास ज्वाइन किया उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, बट जिसने स्टार्टिंग में भी क्लास ज्वाइन किया और नहीं पढ़ता उसको और भी ज्यादा प्रॉब्लम होगा, सुन लो, है ना? ठीक है, और ये मत सोचना कि बोर्ड का सिलेबस में सिर्फ क्लास 2 का ही होता है। नहीं भाई, स्टेबिलिटी हम लोग यहाँ इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी देख रहे हैं। हम लोग इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी देख रहे हैं, रिएक्टेंट का नहीं। रिएक्टेंट का अगर स्टेबिलिटी हम लोग देखते तो जो सबसे कम रिएक्टिव होता वो रिएक्टेंट सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता। लेकिन यहाँ हम लोग रिएक्टेंट का नहीं देख रहे हैं, हम लोग इंटरमीडिएट का देख रहे हैं। हमें जो कार्बेनाइन मिलता है, कार्बेनाइन हमें मिलता है कि इंटरमीडिएट स्टेप में मिलता है। तो इंटरमीडिएट स्टेप में, है ना, हम लोग को स्टेबिलिटी देखना होता है। अगर हम लोग रिएक्टेंट का देखते, है ना, अगर हमें कहता कि रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट है, इस दोनों में, है ना, आर कहता कि R1 जो है ये अनस्टेबल है, तो जो अनस्टेबल है वो प्रोडक्ट पहले बनाता रिएक्टेंट के केस में। लेकिन यहाँ जो कार्बेनाइन जो मिल रहा है वो रिएक्टेंट नहीं है, यहाँ रिएक्टेंट तो ये है ना भाई,
हमें ये इंटरमीडिएट में मिल रहा है, तो इंटरमीडिएट का हमें स्टेबिलिटी देखना है ना, क्योंकि ये वापस नहीं हो सकता है ना, इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है, आगे की ओर जाना है, ठीक है। और अगर कम स्टेबल होगा तो वो आगे नहीं जा पाएगा, वो पीछे लौट के चला जाएगा, ठीक है। तो इसको वापस नहीं जाना है, तो वापस में नहीं जाना है तो इसको क्या करना है, अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन तो रखना है ना। आप देखो भाई, इसको हटा देता हूं, आपको रनिंग करना है, ठीक है, और आपका ये यहां आना है, आपको इस पोजीशन पर आना है, और आप यहां इस पोजीशन पर आ चुके हो, ठीक है। एक ये आप ए हो और दूसरा कोई बी है, ठीक है, समझना बी, और यहां ये भी आ गया है, ठीक है, इस पोजीशन में, दोनों को इस पोजीशन पर आना है। लेकिन इस पोजीशन पर आने के बाद ये क्या हो गया, है ना, इस पोजीशन पर आने के बाद जो बी है, ये जो है ये हाईली अनस्टेबल हो गया, हाईली अनस्टेबल हो गया, ठीक है। बात रनिंग की हो रही है, लेकिन ये ज्यादा अनस्टेबल नहीं हुआ, ये अनस्टेबल हुआ। तो आप बताओ यहां तक कौन पहुंचेगा, क्योंकि बीच में आके रुका हुआ है, दोनों दोनों जो है आधे डिस्टेंस पर आके रुका हुआ है। बताओ अब ये कौन, ये यहां आएगा, ये यहां आएगा, कौन पहुंचेगा यहां फाइनल डेस्टिनेशन तक? तो फाइनल डेस्टिनेशन तक ये पहुंचेगा भाई, क्योंकि ये जो है ये कम अनस्टेबल है ना, ये दौड़ जाएगा, है ना, ये और दौड़ सकता है, मींस कम अनस्टेबल है, मींस कम नहीं है, इसके पास और अभी एनर्जी है ना, इसके पास और एनर्जी है, ये यहाँ पहुंच सकता है, लेकिन इसके पास तो एनर्जी बिल्कुल नहीं है, खत्म हो गया, बिल्कुल थक गया है ना, ये थक चुका है बिल्कुल, और थक चुका है तो अब ये यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो बात यहाँ इंटरमीडिएट की स्टेप की हो रही है, ये इंटरमीडिएट स्टेप में है, यानी बीच में है, ठीक है। ये आपका स्टार्टिंग का है, ये स्टार्टिंग पॉइंट, यानी ये हो गया आपका रिएक्टेंट, ठीक है। बात समझ में आई? हाँ भाई, बात समझ में आई कि नहीं? हाँ ना, कुछ बोलता है नहीं। ओके, ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस में। ओके सभ्यता, चलो हम लोग चलते हैं अब सेकेंड कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस में। तो सेकेंड वाला यानी टू कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस। कोलवे केमिस्ट था, कोलवे वाज ए केमिस्ट, और इन्होंने इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से जो है भी अल्केन, अल्किन और अल्काइन, नॉट ओनली अल्केन, अल्किन और अल्काइन भी बनाया था, बट हमें यहाँ अल्केन अभी पढ़ रहे हैं तो अल्केन के बारे में पढ़ेंगे, फिर अल्किन और अल्काइन पढ़ेंगे, वहां भी पढ़ेंगे हम लोग कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस का मीनिंग क्या होता है पहले ये जान लो, और शायद आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रो मींस होता है वही, इलेक्ट्रो मींस होता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, है ना, इलेक्ट्रो, ये इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिक करंट, और लाइसिस मींस होता है, लाइसिस मींस होता है टू ब्रेक डाउन, टू ब्रेक डाउन या डिसोसिएट। तो अगर किसी स्पेसिस को, कंपाउंड को अगर आप इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से अगर ब्रेक करते हो, डिसोसिएट करते हो, तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस इज ऑलवेज कैरिड आउट इन अ सेल नॉन एज, मींस ये इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोसेस होता है ना, इट ऑलवेज अकर्स, इट ऑलवेज अकर्स इन अ सेल, सेल नॉन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है बच्चे लोग। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, क्या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का आपने नेम सुना है? पहले जरूर सुना होगा, आपने क्लास 10th में भी पढ़ना है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का नेम सुना है कि नहीं? यस नो? ओके, अगर नाम सुना है आपने तो फिर ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसमें कि इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस कैरी आउट होता है। चलो मैं थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बताता हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं भी जाऊंगा अभी, क्योंकि हमारा क्लास 12 में एक चैप्टर हमें पढ़ना है फिजिकल में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूरा जो है हमें यही पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइसिस का ही पढ़े, पूरा नहीं पढ़ना है, मींस बहुत पढ़ना है हमें वहां, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैसे इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, सारा हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म। हो गया? तो देखो भाई, मैं थोड़ा सा आपको रफली बता रहा हूं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल
इस तरह से होता है। ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अभी नहीं हुआ है, ठीक है, अभी नहीं हुआ है, अभी तो स्टार्ट किया है। देखो ये हो गया, इसमें दो इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। एक आप एनोड ले सकते हो, ये एनोड हो गया, लेफ्ट में आप एनोड ले लो, ये कैथोड हो गया। एनोड और कैथोड, और दोनों को एक बैटरी से हम लोग अटैच कर देते हैं। और इसमें हमें जिसका भी इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, अगर हम लोग को NaCl का करना है तो NaCl को डाल देंगे किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में, है ना, या वाटर डाल देंगे, उसमें NaCl डाल देंगे, तो NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, दिस इज द सेटअप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। चलो, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए क्या करना है, हमें एक सॉल्ट लेना है। कौन सा सॉल्ट लेना है भाई, तो देखो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, तो सोडियम या पोटेशियम एसीटेट लेते हैं, है ना। हम लोग यहाँ क्या करते हैं, विटेक सोडियम या फिर पोटेशियम एसीटेट, है ना, ये लेना होता है। सोडियम या पोटेशियम एसीटेट लेना होता है। सोडियम या पोटेशियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो RC डबल बॉन्ड O माइनस और Na प्लस, ये होता है। दिस इज द सोडियम एसीटेट। यहाँ हमने सोडियम लिया इसलिए इसको हम लोग सोडियम एसीटेट कहेंगे। आप कहोगे सर अल्काइल ग्रुप में क्या लेंगे, तो अल्काइल ग्रुप में आपको जो चाहे वो ले लो। आप अल्काइल ग्रुप में आप मिथाइल ले सकते हो, आप अल्काइल ग्रुप में इथाइल ले सकते हो, आप अल्काइल ग्रुप में प्रोपाइल ले सकते हो, है ना, ठीक है। आपको पता है कि अल्काइल ग्रुप मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, है ना, ये सारे होता है। तो आप कोई भी ले लो, आप मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कोई भी ले लो। मैं पहले एक जनरल रिएक्शन बता रहा हूँ, फिर मैं आपको एक दो एग्जांपल भी बता दूंगा। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं भाई, तो इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। जैसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, ये ब्रेक कर जाएगा, यानी RC डबल बॉन्ड O माइनस अलग हो जाएगा, इसको हटा दे रहा हूं, और सोडियम प्लस ये अलग हो जाएगा, ठीक है। एसीटेट आयन अलग हो जाएगा, सोडियम प्लस आयन अलग हो जाएगा, दोनों सेपरेट हो जाएगा, है ना। दिस इज द एसीटेट आयन, ये तो जानते हो आप। इसके साथ ही क्या होगा भाई, तो वाटर का भी इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा, नहीं, क्योंकि आप किसी मीडियम में कराओगे, विस मीडियम, है ना, इधर चाहिए, है ना, विदाउट मीडियम रिएक्शन, है ना, कैन नॉट बी कंप्लीटेड। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, मीडियम लेना पड़ता है, वाटर लेते हैं। तो इसके साथ क्या होगा, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा, और वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा तो क्या बनाएगा भाई, H प्लस बनाएगा और OH माइनस बनाएगा, ये मिला, ठीक है। चलो, अब क्या होगा, तो अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये अपने अपने इलेक्ट्रोड पर जाएगा। अब कौन कौन सा इलेक्ट्रोड पर जाएगा भाई, तो देखो आपको ये पता है कि एनोड एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि ये जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, हर जगह पॉजिटिव नहीं होता है। आप जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे, गैल्वेनिक सेल पढ़ोगे, तो गैल्वेनिक सेल में एनोड जो है निगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है आपको कि एनोड जो है पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है, नहीं। आपको ये कहना है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एनोड हर जगह पॉजिटिव नहीं होता है, लेकिन हर जगह एनोड पर क्या होता है, हर जगह एनोड पर क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन होता है। बात समझ में आई ना। कभी भी आपको ये नहीं कहना है कि एनोड एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है।
कभी नहीं करना है। आप क्यों? क्योंकि एनोड जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइट जो है गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव हो जाता है और कैथोड पॉजिटिव हो जाता है वहां। लेकिन एक चीज जो है वो चेंज नहीं होता, वो क्या? तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर क्या होता है? कैथोड पर रिडक्शन होता है। ये हर जगह होता है, इसमें कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक। बट हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की करें, जहां हम लोग करने जा रहे हैं ये रिएक्शन, वहां जो है एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड क्या होता है भाई? वो नेगेटिव होता है, ठीक है। चलो अब जो है, चलो अब आप जानते हो कि जो नेगेटिव चार्ज है, मीन्स जो एनायन है वो किधर जाएगा? है ना, ये एनायन जाएगा पॉजिटिव वाले पर, है ना। और केटायन कहां जाएगा भाई? तो केटायन जाएगा नेगेटिव वाले पर। नहीं, ये तो आपको पता है ना कि एनायन, ये एनायन कहां जाएगा? तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर जाएगा। और केटायन जो है ये कहां जाएगा? तो ये जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर, क्योंकि यही अट्रैक्शन होगा, है ना। तो जस्ट वही चीज यहां भी होगा। अब हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग लेते हैं कैथोड। कैथोड, जब हम लोग कैथोड लेंगे बच्चे, तो कैथोड पर कौन जाएगा? तो हमने क्या कहा? कैथोड, कैथोड यहाँ नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर कौन जाएगा? तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज जाएगा, है ना। लेकिन पहले हम लोग कैथोड नहीं, पहले हम लोग एनोड ले लेते हैं। तो आप ऐसा करना, पहले आप एनोड लिखना, ठीक है। एनोड लिख लिए? हो गया। चलो अब देखो एनोड पर कौन जाएगा भाई? तो एनोड, चूंकि एनोड यहाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया और पॉजिटिव पर कौन जाएगा? तो एनाइन जाएगा। अब एनाइन में देखो दो एनाइन है भाई, एक तो एसिटेट आयन है और दूसरा OH माइनस आयन। अब इस दोनों में कौन जाएगा? एक ही जाएगा। और इस दोनों में ये वाला जाएगा। अब कोई सर ये क्यों जाएगा? तो देखो भाई अभी हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़े हैं। जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग ये पढ़ेंगे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, आपने अभी शायद नाम भी नहीं सुना होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो एनोड पर जाता है, ठीक है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो एनोड, और यहाँ इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो ज्यादा होता है मोड, ठीक है। अभी आपको याद रखना है ना। अभी इसको याद रखना है। OH माइनस आयन में और एसिटेट आयन में, एसिटेट आयन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, ठीक है। ठीक, तो ये जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये आएगा RC डबल बॉन्ड O माइनस इधर आएगा। यहाँ 2 मोल्स हम लोग लेंगे। आप यहाँ भी 2 मोल्स ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, है ना। 2 मोल्स ले सकते हो, यहाँ भी आप 2 मोल्स ले लो, इधर 2 2 ले लो, है ना। ऐसे 1 भी रहेगा तो नो प्रॉब्लम, है ना। ये, है ना, इधर। हो गया? अब क्या होगा भाई पर? तो एनोड पर तो इसका इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, यहां से क्या करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। कि 2 मोल लिया है और 2 मोल इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये क्या बना देगा? RC डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल बना देगा। और जैसे ये फ्री रेडिकल बनेगा, यहां से क्या होगा भाई? यहां से जो है ये जो है ये R और C के बीच बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और ये R फ्री रेडिकल बना देगा। यहाँ 2 मोल्स हैं, ये 2 मोल्स, और ये क्या बना देगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, 2 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड, देख लो, ठीक है। हाँ, तो क्या हो गया भाई? ओके ओके ओके, एक मिनट, एक मिनट भाई, एक मिनट में कुछ करता हूँ।
हाँ देखो तो क्या अब ऑडियो वीडियो क्लियर है? बताना मुझे, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ जो है एनोड क्या करेगा भाई, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, निकाल लेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो यहाँ फ्री रेडिकल बचेगा, है ना, ये फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक। और ये फ्री रेडिकल जब बनेगा तो अनस्टेबल होगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर लेगा, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है, एक 1 इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, है ना। इस बॉन्ड को जब ब्रेक करोगे और होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज करोगे, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज आप जानते हो ना, ये कार्बन कार्बन के बीच होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज करोगे, इधर फ्री रेडिकल बनेगा और इधर भी फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है। उसी तरह से दोनों साइड फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड बना देगा, इधर डबल बॉन्ड बना देगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और ये 2 मोल्स अल्काइल ग्रुप यानी अल्काइल फ्री रेडिकल बनेगा। ये दोनों अल्काइल फ्री रेडिकल क्या करेगा आपस में, इस तरह से आर, है ना, ये आर फ्री रेडिकल और आर फ्री रेडिकल, ये दोनों फ्री रेडिकल क्या करेगा आपस में कंबाइन कर लेगा और आर आर बना देगा, यानी अल्केन बन जाएगा भाई, है ना, ठीक है। ये अल्केन बन गया। जैसे मान लेते हो कि आप मिथाइल ग्रुप लेते हो, आप मिथाइल ग्रुप लेते हो, ये मिथाइल ग्रुप और +1 और मिथाइल ग्रुप, ये 2 मिथाइल ग्रुप आपस में कंबाइन करके क्या करेगा, मिथाइल और मिथाइल, 2 मिथाइल जब आपस में कंबाइन करेगा तो क्या करेगा, हाइयर अल्केन बनाएगा, ये 2 कार्बन का अल्केन बन जाएगा, देख लो C2H6, है ना। तो ये अल्केन बना दिया। तो अल्केन और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों हमें किस पर मिला, तो एनोड पर मिला। तो एनोड का तो काम हो गया, यानी हमें अल्केन चाहिए था वो मिल गया, बाय प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गया। अब हम लोग चलते हैं कैथोड पर। चलो अब हम लोग आते हैं कैथोड पर। कैथोड, एट कैथोड, एट कैथोड। अब देखो कैथोड पर कौन आएगा भाई, तो कैथोड पर चूंकि कैथोड यहाँ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पर कौन आएगा, तो पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस आएगा। और पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस में आपके पास 2 था, एक तो सोडियम प्लस था, दूसरा H+ था, ये 2 था ना। और इस दोनों में कोई एक आएगा तो यहाँ कौन आएगा, तो यहाँ H+ आएगा। क्यों, क्योंकि कैथोड पर वो जाता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, ठीक है। कैथोड पर वो जाता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, और हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, ठीक है। अभी आपको याद रखना पड़ेगा। जब निगेटिव चार्ज होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है भाई संचित, जब निगेटिव चार्ज होता है तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन जैसे ये है ना, जैसे मान लेते हैं कोई स्पेसिस X है और इस पर निगेटिव चार्ज हो गया, निगेटिव चार्ज मीनिंग का 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गया, एक तो इसका खुद का है और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे स्पेसिस से इसने लिया। आप यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो क्या बचा, 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, यानी फ्री रेडिकल बचेगा, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे भाई, तो हम लोग H+ को लेंगे और कितना, 2 मोल्स, 2 मोल्स H+, वहां से 2 इलेक्ट्रॉन, याद है ना, एनोड, एनोड 2 इलेक्ट्रॉन को लिया था ना, तो वो एनोड 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कैथोड को दे देगा ना, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और ये क्या बना देगा भाई, तो H+, यानी 1 H+ को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 H+ है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये क्या बना देगा, तो H2 मोलिक्यूल बना देगा, है ना। तो कैथोड पर आपको क्या मिला, H2। अब आप देख लो किस पर क्या मिला आपको, एनोड पर, एनोड पर आपको अल्केन मिला, एनोड पर एक तो आपको अल्केन मिला और दूसरा क्या मिला भाई, कार्बन डाइऑक्साइड मिला। कैथोड पर आपको क्या मिला, तो कैथोड पर आपको हाइड्रोजन गैस मिला, है ना, H2 गैस। तो सारा याद रखना क्या मिलता है एनोड पर, क्या कैथोड पर, है ना। आपको पूछ देगा कि भाई आप बताओ कि कार्बन डाइऑक्साइड किस पर मिलता है, एनोड पर मिलता है या कैथोड पर मिलता है, हाइड्रोजन गैस किस पर मिलता है। हो गया, चलो अब आप इन शॉर्ट कैसे प्रोडक्ट प्रोडक्ट लिखोगे, मीन्स आपको अगर प्रोडक्ट लिखना है तो कैसे लिखोगे भाई,
क्योंकि प्रोडक्ट के लिए आपको पूरा मैकेनिज्म तो नहीं ये करना है। देखो मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O और Na, ये सोडियम एसीटेट है ना, सोडियम एसीटेट। जब इसका आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो आपको यहाँ कौन सा अल्केन मिलेगा, तो यहाँ आपको मिलेगा CH3 और CH3, ये मिलेगा आपको। कैसे मिलेगा सर, देखो आपको याद है ना, यहां से ये निकला था ना, किस फॉर्म में निकला था, फ्री रेडिकल के फॉर्म में, याद है ना। और ये यहाँ 2 मोल हमने लिया था, ये दोनों क्या किया था आपस में, ये दोनों आपस में कंबाइन करके यानी CH3 और CH3 बनाया था ना। तो आप जितने कार्बन का इधर लोगे अल्काइल ग्रुप, उससे हमेशा डबल कार्बन का आपको प्रोडक्ट मिलेगा। बात समझे, जितने कार्बन का आप अल्काइल ग्रुप लोगे लेफ्ट साइड में, उससे डबल कार्बन का आपको जो है प्रोडक्ट यानी अल्केन मिलेगा। आपने यहाँ 1 कार्बन का अल्काइल ग्रुप लिया है, आपको यहाँ 2 कार्बन का प्रोडक्ट मिला। आप अगर यहाँ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और Na प्लस माइनस, ठीक है, अगर ये आप लोगे तो क्या बनेगा, यहाँ आप देखो 2 कार्बन का निकलेगा है ना, क्या CH3 और CH2 ये मिलेगा आपको 1 मोल 2 मोल, CH2 और CH3 ये मिलेगा आपको। ये दोनों को आपस में जोड़ देना है, मैंने कनेक्ट कर देना है, क्या बन जाएगा CH3 CH2 और CH3 4 कार्बन का मिला। तो क्या आपने 2 कार्बन का लिया था इधर, इसलिए आपको इधर 4 कार्बन का जो है प्रोडक्ट मिला यानी अल्केन मिला। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, H2 गैस मिलेगा, सारा मिलेगा, ठीक है, लेकिन मेनली आपको इस पर फोकस करना है ना। तो कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है भाई, आप जितने कार्बन का अल्काइल ग्रुप लोगे उससे हमेशा डबल कार्बन का प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता है ना, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन में ऐसा नहीं होता है कि वहां आपको डबल मिलेगा। हो गया, चलो तो ये 2 मेथड हो गया डिकार्बोक्सिलेशन का, कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस और सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। एक और बचा आपका डिकार्बोक्सिलेशन बाय सिंपल हीटिंग, यानी थोड़ा सा गर्म करते हैं और डिकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। तो उस टाइप का डिकार्बोक्सिलेशन किस टाइप के कंपाउंड में सिंपल हीटिंग से डिकार्बोक्सिलेशन होता है, ये देखेंगे हम लोग। तो अभी तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो आज हम लोग इतना ही रहने देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, गुड नाइट ऑल माय डियर।